वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कोलपिट ऑसिलेटर। कोलपिट ऑसिलेटर आपके सामने 3 फिगर बनाए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो सबसे पहले कोलपिट ऑसिलेटर है क्या, बना किससे है और क्या क्या इनमें इंस्ट्रक्शंस होने वाले हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हमारे पास आएंगी, सारी की सारी बातें पहले फिगर को समझेंगे, उनकी वर्किंग देखेंगे, कोलपिट ऑसिलेटर किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसके बाद कैलकुलेशन को मूव करेंगे। तो देखिए हमें देखिए कोलपिट ऑसिलेटर आपके सामने एक फिगर दिया गया है, फिगर फर्स्ट, और इसी का ही मॉडिफाई रूप है फिगर सेकंड, और आगे ये थर्ड में क्या होता है, इजीली कन्वर्ट होता है। बेसिकली इसको 4 सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, परंतु हम यहाँ 3 सर्किट पढ़ेंगे। पहले जो हमारे पास पहला सर्किट आता है उसके बारे में बताऊंगा। तो बेसिक बात क्या है, सबसे पहले मेरे पास यहाँ दिया गया है कॉमन एमीटर ट्रांसफर एम्पलीफायर, यानी कॉमन एमीटर ट्रांसफर एम्पलीफायर यानी ई है, और ये हमारे पास सी बी है और ये हमारे पास सी है। ओके, तो यहाँ पर कॉमन एमीटर ट्रांसफर एम्पलीफायर दिया गया है। उसके साथ हमारे पास सीबी जो है वो क्या जुड़ा हुआ है, सीबी किसके साथ जुड़ा है, एक संधारित्र लगे हैं। R1 और R2 क्या है, हमारे पास प्रतिरोध है, और यहाँ पर LC है जिसे RFC, बिल्कुल डिटेल में पता करेंगे अपन RFC क्या है, क्या क्या काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बेसिक लेक्चर हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने कहा था कि ऑसिलेटर कैसे बनेगा। हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक एम्पलीफायर होना चाहिए और उसके साथ क्या लगा होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए। एक एम्पलीफायर और उसके साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखेंगे कि एम्पलीफायर की वर्किंग करने वाले कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो एम्पलीफायर की तरह वर्किंग करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, हमारे पास क्या है, ग्राउंड के अंदर जो एमीटर के अंदर है जिसे हम RE कहते हैं, CE कहते हैं। अब RE और CE के बारे में बताऊंगा, RE और CE की वर्किंग क्या है। अब RE क्या है, जिसे हम प्रतिरोध एमीटर कहते हैं, और ये कैपेसिटर एमीटर है। अब इसकी वर्किंग क्या है, उससे पहले आप देखिए जो मेरे पास कॉमन बायस है यानी CB है, इसका कार्य क्या है। अब जब वर्किंग स्टार्ट होगी तब क्या करेगा, ये AC सोर्स को, यानी जो DC सोर्स है उसको क्या करेगा, AC सोर्स में, यानी इसको कहते हैं इनपुट बायस, इसे कहा जाता है, CB को क्या कहा जाता है, इनपुट बायस कैपेसिटर, इनपुट बायस कैपेसिटर। अब यहां पर इनपुट बायस कैपेसिटर का क्या है, अनवांटेड जो हमारे पास रेजोनेंस है, अनवांटेड जो सिग्नल है उसको क्या करता है, ये हटाता है। यानी जब हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे तब हमारे पास कोई ऐसा रेजोनेंस आएगा, ऐसा अनवांटेड सिग्नल आएगा, उस सिग्नल को क्या करता है, ये रिमूव करता है। सेकंड बात देखिए, अब R1 R2 और RE ये किसका वर्किंग कर रहे हैं, ये एक ZL नहीं बन रहा। देखिए आप, R1 है, R2 है, RE है, यानी 3 प्रतिरोध मिलकर क्या करते हैं, सेल्फ बायस। अब यहां पर मैं नोट कर रहा हूं R1 R2 और RE जो है वो सेल्फ बायस की वर्किंग कर रहे हैं। अब यहां पर मैंने यहां पर कोयल लगाई है LC, जिसे हम क्या कहते हैं, RFC, क्या कहते हैं, RFC, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी कोक। अब इसकी वर्किंग क्या होती है, अब जब ये क्या करता है, यहां से देखिए ये AC सोर्स है, यहां पर DC सोर्स है, AC सोर्स को कन्वर्ट करता है, परंतु जो कुछ भी रह जाता है, यानी इस प्रतिरोध से जो भी हमारे पास सिग्नल्स आएंगे ये क्या करता है, DC को रोकता है। क्या करता है, ये DC को रोकता है, यानी जो मैग्नेटिक है, यानी ये यहाँ पर AC सोर्स को रोकता है, मैग्नेटिक फील्ड को जाने देता है। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात, अब ये जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट किसकी वर्किंग करेगा, ये टैंक परिपथ की तरह व्यवहार करता है, टैंक सर्किट की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। अब ये सारा सर्किट की तरह व्यवहार करेगा, टैंक परिपथ की तरह। अब जो ये वाला पोर्शन है
इस वाला पोर्शन है ये सारा एम्पलीफायर की तरह व्यवहार करेगा। और जो C1 है, C1 किसके साथ जुड़ा, देखिए CB के साथ जुड़ा है, लास्ट के अंदर जुड़ा है। तो C1 जो है ये फीडबैक के रूप में वर्क करेगा। क्या करेगा, ये फीडबैक के रूप में वर्क करेगा। अब ये एम्पलीफायर के रूप में कर रहा है, ये फीडबैक के रूप में कर रहा है। तो हमारे पास बनने वाला ऑसिलेटर यहां से तैयार हो गया। पहले बेसिक बात समझिए कि ऑसिलेटर बना कैसे, ये एम्पलीफायर, ये फीडबैक, फीडबैक का आगे इनपुट के अंदर और यहां पर हमारे पास आउटपुट के अंदर। तो यहां से हमारे पास ऑसिलेटर बना है। अब देखिए, अब टैंक परिपथ का वर्किंग क्या है। टैंक परिपथ के लिए हमारे पास जो यहां पर हमने C1 लिया है उसकी कार्यशैली कैसे होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, अब कभी टैंक परिपथ को चार्जिंग स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई इनपुट की आवश्यकता होती है। वो इनपुट कहां से आएगा, VCC से आएगा। अब यहां पर क्या होगा, चार्जिंग होगा, फिर डिस्चार्जिंग होगा, फिर चार्जिंग होगा, फिर डिस्चार्जिंग। इस तरीके से ये सारा प्रोसेस क्या करता रहेगा, चलता रहेगा और हमारे पास एक ऑसिलेटर बन जाएगा। ओके, तो यहां तक। चलिए अब सेकंड फिगर की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट फिगर हमने इस तरीके से कंप्लीट किया है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ हमने एम्पलीफायर और फीडबैक का यूजेबल है। आपको बता दिया R1 R2 जो आ रही हैं वो हमारे सेल्फ बायस्ड हैं। यहाँ कॉमन एमीटर लगा हुआ है। RFC क्या है, DC को रोकता है। अब चलते हैं सेकंड फिगर की ओर। जो फिगर है इसके चेंजेबल, यानी इसको थोड़ा सा इजी बनाया मैंने। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ कॉमन एमीटर से हमने यहाँ पर पैरामीटर यूज किए हैं। तो बेसिकली जो ये हमारा सर्किट है ये पैरामीटर के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अब यहाँ देखिए C2, C1 और L ये एज इट इज क्या है, टैंक परिपथ की तरह व्यवहार कर रहे हैं, वो हमने एज इट इज बनाया है। परंतु जो यहाँ पर कॉमन एमीटर की वर्किंग थी उसको हमने क्या किया, पैरामीटर के रूप में चेंज किया, जो हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं पैरामीटर्स को। अब यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर कौन कौन से हैं, HIE, HRE, VCC और यहाँ HB और यहाँ HOE और GM-VB। अब इस पैरामीटर को हम बड़े ही डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु हल्की डेफिनेशन हम कंप्लीट करेंगे कि ये पैरामीटर कहाँ से बनाए गए और किस तरीके से यहाँ पर बनने वाले हैं। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर HIE, HRE, VCC। अब मैं थोड़ा सा यहाँ रिमूवेबल करूँगा यहाँ पर इस सर्किट को। अब देखें, अब फर्स्ट सर्किट के अंदर सिर्फ हमने क्या किया था, डायरेक्ट दिखाया था कि कॉमन एमीटर का यूजेबल लिया है। सेकंड की ओर मूव करते हैं। सेकंड के लिए हमारे पास क्या है, HIE, HRE, VCC, HOB, HOE। अब ये तीन तरीके के हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स हैं। कौन से पैरामीटर, H पैरामीटर्स हैं। अब यहाँ पर H पैरामीटर के यूजेबल लेने के लिए अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर, ट्रांसमीटर करंट यहाँ से क्या होगा, HIE जो होगा वो किसकी वर्किंग करेगा, इनपुट के लिए काम करेगा। क्या करेगा, इनपुट के लिए काम करेगा। ओके, बड़े ही ध्यान से समझिएगा आप। HIE जो है वो इनपुट के लिए वर्किंग करेगा। यहां से क्या होगा, इनपुट। अब यहां से फिर आगे जाएगा और आउटपुट के रूप में हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा, आउटपुट के रूप में ये आएगा। अब यहाँ पर जो C1 है, C1 को हमने क्या लेना है, हमेशा C1 को आपने ध्यान रखना है कि फीडबैक के रूप में लेना है, क्योंकि हमने फर्स्ट सर्किट के अंदर C1 जो था वो हमारा फीडबैक था। फीडबैक किसके साथ जुड़ेगा, HIE के साथ। किसके साथ जुड़ेगा, HIE के साथ। अब HIE के साथ क्या जुड़ा है, HIE के साथ हमारे पास जुड़ने वाला है C2 जुड़ेगा और उसके साथ हमारे पास एक ऐसा इक्विवेलेंट, एक ऐसा हमारे पास परिपथ बनेगा, एक ऐसा हमारे पास ट्रांजिस्टर करंट बनेगा जो C2 और C1 को एक चैन के रूप में जोड़ देगा, एक चैन के रूप में जोड़ देगा। अब यहाँ देखिए, अब HRE, VCC जो है वो हमारे पास इस गहराई के अंदर आएंगे। ओके, फिर यहाँ से इनकी वर्किंग होकर HOB और यहाँ HOE। HOE का मतलब क्या हुआ, HOE का मतलब है यहाँ पर सर्किट इक्विवेलेंट। यहाँ पर HIE यानी इनपुट इक्विवेलेंट। ये क्या हुआ, HIE के मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखनी है आपने, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या होगा, सर्किट इनपुट इक्विवेलेंट। क्या होगा, इनपुट इक्विवेलेंट। और HOE का मतलब क्या है, आउटपुट इक्विवेलेंट। बस सिंपल सी डेफिनेशन है HIE और HOE की बात। फिर अपन बात करें HRE, VCC के लिए। अब VCC यहाँ ऊपर लगा हुआ था फर्स्ट फिगर के अंदर
और यहां पर एच आर ई का मतलब क्या है, एच आर ई का मतलब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, और यहां पर GMVBE का मतलब क्या है, ग्राउंड के अंदर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यूज आएगी जो आगे क्या देगी, इनपुट देगी। ओके, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये तो हमारे पास इनके नाम हो गए और इनके बारे में चर्चा होगी, कहां से किस तरीके से हमारे पास यहां लिखे गए हैं। अब हम देखेंगे, अब जब नया सर्किट बनता है, यदि इस सर्किट को हम एक कन्वर्ट करें, इस सर्किट की हम वर्किंग करेंगे, तो हमारे पास जो बनने वाला सर्किट होगा, यानी HIE, यहां पर HREOE, VBE और HOE, ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यानी जो ये वाले सर्किट हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये गहराई के अंदर जाएगा और ये आउटपुट के अंदर जाएगा। और हमारे पास बचने वाला कौन सा सर्किट होगा, HIE बचेगा, हमारे पास C1 बचेगा, C2 बचेगा और GMVBE बचेगा। बस इतना सर्किट बनेगा, वो आपको मैंने थर्ड सर्किट के रूप में यहाँ पर दर्शाया, क्योंकि हमारे पास GMVBE बचा है और GMVBE C2 और C1 और हमारे पास L जो कोयल है। ओके, तो ये कोयल क्या होगी, ये यहाँ पर इसको इस तरीके से दर्शाइए, और C1 का पार्ट है, यानी ये C1 वाला पार्ट है वो HIE के साथ जुड़ जाएगा। ओके, और ये GMVBE बनेगा। मतलब इसको आप डिफरेंट वे में मत समझिएगा, इसको थोड़ा सा इजी लेवल में समझिए। कैसे, देखिए मैं अगर यहाँ बना रहा हूँ GMVBE और GMVBE के साथ क्या बना है, HIE। अब मैं यहाँ पर रफली बना रहा हूँ, अब ये मैंने कह दिया ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो उसके साथ जुड़ने वाला कौन सा है, C2, और यहाँ पर हमारे पास C2 के साथ क्या है, C1, और यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोयल लगी हुई है, कोयल क्या है, L। अब यदि HIE जो है, HIE किसके साथ जुड़ा है, C1 के साथ, HIE C1 के साथ, इसको आप सीधा कीजिए, इसको अगर आप डायरेक्शन को सीधा कीजिए, क्या करेंगे, यहाँ पर GMVBE यहाँ हो गया, और यहाँ पर देखिए GMVBE। अब ये वाला सिरा कौन सा होगा मेरे पास, A और G। अब मान लीजिए A है, ये G है, इनपुट और ग्राउंड के लिए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट C2 हो गया, C2 आ जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, C2। यहाँ देखिए, इसको C2 के साथ लीजिए आप। इस पार्ट्स को आप अगर डायरेक्ट सीधा लिखेंगे तो सीधा लिखने पर क्या आएगा, इस तरीके से बनेगा GMVBE, और ये क्या हो जाएगा, सीरीज के अंदर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2, यहाँ पर आ जाएगा C2। फिर आगे क्या होगा, आगे हमारे पास जगह है कोयल, इसके साथ क्या आगे, कोयल लगा दी। फिर हमारे पास क्या होगा, कोयल के आगे क्या जुड़ा हुआ है, C1, कोयल के आगे क्या जुड़ा है, C1, और C1 किसके साथ है, HIE के साथ, और C1 किसके साथ होगा, HIE के साथ। तो ये सारा इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास थर्ड पार्ट्स में प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट में हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, और हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है थर्ड वाला। ओके, तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने सर्किट एनालिटिक को समझना है, सर्किट किस तरीके की यहाँ पर वर्किंग की गई है और किस तरीके का यहाँ पर प्रिपोर्शनल बनाया गया है। तो हमारे पास रिजल्टेंट फिगर जो है वो हमारे पास प्राप्त हो गया। ओके, अब यहाँ I1 I2 की बात करें। अब सर I1 I2 कहाँ से आए, I1 I2 I3। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात देखनी बच्चों, GMVBE। अब GMVBE मान लेता हूँ मेरे पास कोई ऐसा करंट निकला, अब इसको मैं अगर साथ लेके चलूँगा, मान लेता हूँ ये इस कॉमन एमीटर से मेरे पास करंट निकलने वाला करंट है वो क्या होगा, I1। सपोज किया है कि यहाँ से I1 निकला, I1 A सिरे से जाकर क्या हुआ, I2 में कन्वर्ट हुआ, यानी I2 में जाएगा, और यहाँ इस लाइन से यानी इधर की ओर को जाने वाला क्या होगा, I1 में से I2, यानी I1 में से I2 जाएगा। फिर आगे ये कोयल की ओर जाएगा, कोयल की ओर जाते ही B पार्ट्स की ओर, फिर ये I3 में क्या हो, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपने क्या करना है, इस सर्किट को समझना है। अब इसकी क्या करेंगे, अपन वर्किंग करेंगे। क्या करेंगे, वर्किंग, किस तरीके की वर्किंग हमारे पास प्राप्त। अब देखिए, अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास GMVBE के बारे में बात करें, GMVBE। अब इसको हमने नेगेटिव लेना, क्यों लेना नेगेटिव, अब GMVBE का जो साइन है, जो उसकी जो धारा प्रभाव है वो विपरीत डायरेक्शन की ओर है, यानी यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, इधर की ओर होगा GMVBE का। परंतु हमने क्या करना है, ए पॉइंट की ओर चलना है, इसलिए हम क्या करेंगे, GMVBE की वैन को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, GMVBE की वैल्यू जो होगी वो हमने उल्टी डायरेक्शन में लेनी है, यानी I1 जो होगा वो हमने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है।
ओके, I1 क्या होना, नेगेटिव लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब A और G पर, A से G तक दो हमारे पास यहां पर क्या है, लूप बन रहे हैं, दोनों पर क्या है, वोल्टेज के मान समान है, दोनों पर V1 इजिकल टू V2 है, यानी दोनों पर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, इक्वल है, समान है। अब सबसे पहले A से G तक क्या करना है, A से G तक, A से G तक क्या हुआ, अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लूप करने हैं, लूप लेने आपने, लूप लेकर हमने जो किरचॉफ का लॉ है वो यूजेबल लेना है, और कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले I1 जो है वो I1 माइनस I2 में जाएगी और C2 से C2 के ओर पास होगी, यानी हमारे पास I1 माइनस I2 इंटू C2 क्या होगा, यहाँ से C2 यानी कैपेसिटर है हमारे पास, तो C2 क्या होगा, 1/j ओमेगा C2, ओके, 1/j ओमेगा C2 इक्वल टू, आया समझ में, I1 माइनस I2 जो है वो C2 की ओर जाएगा, ओके, बाद में फिर I2 जो है यहाँ पर I2 जा रही है। अब हमने कहा कि दोनों की वोल्टेज बराबर है, तो A से G तक दूसरे पार्ट के लिए यहाँ पर I2 इंटू J ओमेगा L क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास L है, प्रेरकत्व है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास क्या है, C1 और HI जो हैं वो समांतर क्रम के अंदर हैं, और यहाँ पर जाने वाला रेशियो कौन सा है, जाने वाला रेशियो यहाँ से I3 गई है, तो जाने वाला रेशियो क्या होगा, I2 माइनस का I3, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, I2 माइनस का I3 इनटू के अंदर क्या होगा, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, क्या है, पैरेलल, तो क्या आएगा, HIE इंटू 1/ओमेगा C1 प्लस HIE प्लस J ओमेगा C1। ये आपको पता है कि नहीं पता, जब दो समांतर क्रम के अंतर होते हैं तो A इंटू बी और A प्लस बी के अंदर, A इंटू बी और A प्लस बी के अंदर, ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके का प्रोग्राम आ जाएगा I2 के लिए, क्या आ जाएगा, I2 के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास I2 चल रहा है ऑलरेडी, ओके, यहाँ पर हमारे पास I2 चल रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, I2 माइनस I3 की वैल्यूज आ जाएंगी, ओके। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से I1 माइनस I2, ये I2 है, अब I2 वाले को एक साइड ले लो, I1 वाले को एक साइड ले लो, तो यहाँ देखिए आप, I2 वाले को एक साइड लिया मैंने, I2 वाले को एक साइड लेते ही क्या होगा, I2 J ओमेगा L प्लस HIE इंटू 1/j ओमेगा C1 HIE प्लस 1/j ओमेगा C1 प्लस के अंदर, अब ये माइनस का प्लस के अंदर क्या आएगा, J ओमेगा C2 1/j ओमेगा C2, ये आ गया I2। अब I1 क्या आएगा, I1 आएगा हमारे पास 1/j ओमेगा C2। अब यहाँ से क्या निकलेगा, I2 एक साइड ले लेंगे अपन, तो I2 एक साइड लेते ही I2/I1 कीजिए आप, I2/I1 करेंगे, तो I2/I1 करते क्या आएगा, 1/j ओमेगा C2 अपॉन के अंदर क्या आएगा, J ओमेगा L HIE इंटू 1/j ओमेगा C1 HIE इन प्लस के अंदर J ओमेगा C1 प्लस 1/j ओमेगा C2, ओके। तो इस तरीके का प्रोग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा, एज इट इज़ तैयार हो जाएगा, इस तरीके का प्रोग्राम एज इट इज़ क्या हो जाएगा, हमारे पास तैयार हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करना, आपने कॉमन लेना है, इस फैक्टर को क्या लेना है, कॉमन, तो कॉमन लीजिए, इस फैक्टर को कॉमन लेते क्या होगा, यहाँ से कॉमन लेते ही C1 C2 वाला पार्ट्स क्या लेना, हमने कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे आप। अब इसको सोल्व कीजिएगा, सोल्व किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर 1/j ओमेगा C1 है। सबसे पहले इस पार्ट को आप सोल्व करेंगे, इस पार्ट को आप थोड़ा सा इजी बनाइएगा, कैसे बनेगा, यहाँ मैं साइड में वर्किंग कर रहा हूँ, मेरे पास है HIE इंटू के अंदर 1/j ओमेगा C1, ओके। अब यहाँ पर मेरे पास है HIE प्लस 1/j ओमेगा C1, बड़े ध्यान से करना आपने, कैलकुलेशन है, स्टार्टिंग के अंदर मिस्टेक नहीं करनी आपने। अब यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से J ओमेगा C1 कॉमन ले रहा हूँ, तो कॉमन लेते क्या होगा, HIE इंटू के अंदर J ओमेगा C1 प्लस 1 और ऊपर हमारे पास क्या है, HIE अपॉन J ओमेगा C1 एज इट इज़ है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कॉमन लिया है। अब यहाँ से J ओमेगा C1 से J ओमेगा C1 कैंसिल, क्या बनेगा, HIE अपॉन 1 प्लस HIE J ओमेगा C1, क्या बनेगा, ये वाला पार्ट्स बनेगा। तो यहाँ पर इस पार्ट की जगह क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज रखेंगे, रखिए आप, क्या आएगा हमारे पास, 1/j ओमेगा C2 अपॉन के अंदर
क्या है जे ओमेगा एल प्लस क्या आएगा एच आई ई अपॉन के अंदर 1 प्लस एच आई ई जे ओमेगा C1 प्लस के अंदर जे ओमेगा C2 क्या आएगा प्लस के अंदर जे ओमेगा C2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या की वर्किंग की। अब यहाँ पर करेंगे और आपने याद रखना है GMVB जो I1 जो है वो क्या रहेगा मेरे पास, I1 की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ओके, तो यहाँ देखिए इस पार्ट्स को अपन ऊपर लिखते हैं I2 अपॉन I1। अब यहाँ देखिए जे ओमेगा C1 जो है यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं कॉमन लूँ, पहले इसको सेट कीजिएगा आप जे ओमेगा WL को, इसको सेट करेंगे अपन, किस तरीके से सेट होगा। अब यहाँ पर 1/j ओमेगा वाला है, देखिए जे ओमेगा C2 को यदि मैं इसके अपॉन में ले जाऊँ और यहाँ जे ओमेगा L प्लस क्या बनेगा एच आई ई प्लस के अंदर एच आई जे ओमेगा C1 और प्लस के अंदर हमारे पास क्या चल रहा है जे ओमेगा C2, क्या चल रहा है जे ओमेगा C2। अब मैंने इसको अपॉन में लिया, पूरे के अंदर कॉमन आ रहा है जे ओमेगा C2 और जे ओमेगा C2 कॉमन आते ही क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1/j ओमेगा C2 जे ओमेगा L प्लस के अंदर एच आई ई 1 प्लस एच आई ई जे ओमेगा C1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा एज इट इज। ओके, अब यहाँ इस पार्ट्स को कॉमन लीजिएगा, बड़े ध्यान से लेना आपने, जे ओमेगा C2 एज इट इज पड़ा रहेगा, यहाँ पर कॉमन 1 प्लस क्या आएगा यहाँ पर कॉमन 1 प्लस एच आई ई जे ओमेगा C1 और यहाँ से ये कॉमन पार्ट्स आते ही इसका मल्टीप्लाई होगा जे ओमेगा L का 1 प्लस एच आई ई जे ओमेगा C1 प्लस और यहाँ एच आई एज इट इज़ और यहाँ पर प्लस 1 का प्लस 1 एज इट इज़ पड़ा है हमारे पास। ओके, ये वाला पार्ट्स ऊपर जाएगा, ऊपर जाते ही क्या होगा 1 प्लस एच आई ई जे ओमेगा C1 अपॉन के अंदर जे ओमेगा C2 जे ओमेगा L 1 प्लस एच आई ई जे ओमेगा C1 और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस एच आई ई जे ओमेगा C1। ओके, तो ये हमारे पास आ गई I2 अपॉन I1 की वैल्यू। थोड़ा सा इसको और सोल्व करेंगे अपन, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे और सोल्व करेंगे, तो ये ऊपर क्या आएगा 1 प्लस एच आई ई जे ओमेगा C1 अपॉन के अंदर देखिए जे ओमेगा 1 यहाँ पर आ गया जे स्केयर और यहाँ पर जे स्केयर -1 आ गया, जे स्केयर आई टच स्केयर कितना होता है -1, वो ये की बात है और डब्ल्यू स्केयर आ जाएगा यहाँ पर L1 आ जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर देखिए 1 माइनस ओमेगा स्केयर LC2 1 माइनस ओमेगा स्केयर LC2 माइनस का जे ओमेगा 1 2 और 3 यानी यहाँ पर क्या आ जाएगी ओमेगा की क्यूब L C1 C2 C1 और C2 L C1 C2 एच आई ई प्लस के अंदर क्या आ जाएगा एच आई ई प्लस और हमारे पास क्या बच गया साथ के अंदर बच गया जे ओमेगा C1 C2 एच आई ई जे ओमेगा C1 C2 एच आई ई। तो ये हमारे पास क्या बच गया लास्ट स्टेप बच गया, क्या बच गया लास्ट हमारे पास कंपोनेंट्स बच गया। ओके, अब जो जे ओमेगा वाले हैं उसको एक साथ लीजिएगा आप, जे ओमेगा वाले को और एक साथ लिखेंगे अपन। थोड़ा सा क्या है मैथमेटिकल कैलकुलेशन लेंथी है, आप कैलकुलेशन करेंगे तो इजी रहेगा। 1 प्लस एच आई ई जे ओमेगा C1 अपॉन के अंदर अब जो लास्ट अंतिम स्टेप बचने वाला है उसके अंदर क्या आएगा 1 माइनस ओमेगा स्केयर LC2 और यहाँ जे ओमेगा एक साथ लेना आपने, जे ओमेगा की क्या जगह क्या आएगा C1 प्लस C2 माइनस का यहाँ पर क्या आएगा ओमेगा क्यूब L C1 C2 एच आई L ओमेगा क्यूब L C1 C2 एच आई। ओके, तो ये हमारे पास क्या बच गई I1 I2 की वैल्यू। ओके, तो ये आपने वैल्यू को क्या करना है नोट करना है। अगर नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं अपन, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें बार्कहाउज़न कंडीशन के अकॉर्डिंग ए और बीटा ए एम्पलीफायर फीडबैक की वैल्यू चाहिए जो हम 1 क्या इक्वल पुट कर दें तो हमारे पास ऑसिलेटर के लिए कंडीशंस आ जाएंगी। ऑसिलेटर के लिए क्या आ जाएंगी कंडीशंस आ जाएंगी हमारे पास, हम ऑसिलेटर की कंडीशन को क्या कर देंगे फाइंड कर देंगे। ओके, अब ये आएगा हमारे पास I2 अपॉन I1 की वैल्यू आई, I2 अपॉन I1 की क्या है एज इट इज। अब यहाँ देखिए आप फीडबैक के रूप में
I2 माइनस I3 है और यहाँ पर I3 जो है वो अलग से हैं। तो यहाँ पर हमारे पास B से G तक के लिए, B से G तक, अब B से G तक के लिए क्या होगा, I2 माइनस का I3 जो है वो किसके इक्वल है, 1/ओमेगा C2 के, 1/ओमेगा C1 के, इक्वल टू I3 जो है वो किसके इक्वल है, HIE के, किसके इक्वल है, HIE के। तो यहाँ से I3 कितना आ जाएगा मेरे पास, I3 यदि मैं I3 को कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से I2 माइनस का I3 अपॉन I3 और यहाँ से 1/j ओमेगा C1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, HIE, क्या आ जाएगा, HIE। तो यहाँ पर आप एक बार इसके अपॉन में लीजिए आप HIE, तो यहाँ HIE आ जाएगा, यानी I2 माइनस का I3 HIE j ओमेगा C1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास I3। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, I3 की वैल्यूज आ जाएंगी। अब I3 को एक साइड ले लो, I2 को एक साइड ले लो, तो क्या आएगा मेरे पास, I3 जो होगा 1 प्लस HIE j ओमेगा C1 इंटू I3। ओके, I2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी। ओके, I3 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अपन बात करें आउटपुट की, V आउटपुट यानी V नोट की। अब V आउटपुट है A से G तक के रूप में है, क्या होगा, I1 माइनस I2 इंटू 1/j ओमेगा C2, क्योंकि C2 के अकॉर्डिंग है आउटपुट जो है वो C2 के अकॉर्डिंग हमारे पास मिलता है। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर यदि मैं I1 कॉमन ले लूँ, I1 कॉमन लेते ही 1 माइनस I2 अपॉन I1 और ये वहाँ पर क्या आ गया, j ओमेगा C2, तो ये आ गया V नोट की वैल्यू। और I1 क्या है, वी नो दैट I1 माइनस का GM VBE, तो यहाँ पर ये वैल्यू भी रख सकते हैं, माइनस का GM VBE, यहाँ j ओमेगा C2 I1 माइनस I2 अपॉन I1 आ गया। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई, V नोट की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, V नोट की वैल्यू। अब हमें A कैलकुलेट करना है, क्या करना है, A कैलकुलेट। A क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होगा हमारे पास, A होता है V नोट अपॉन VBE। ओके, तो ये वैल्यू रखेंगे अपन, A क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का GM VBE अपॉन के अंदर VBE j ओमेगा C2 1 माइनस I2 अपॉन I1। ओके, VBE से VBA कैंसल, माइनस का GM और यहाँ क्या आ जाएगा, j ओमेगा C2 1 माइनस I2 अपॉन I1। ओके, तो A की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एज इट इज़ प्राप्त होगी। A की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एज इट इज़ प्राप्त होगी। अब हमारे पास A भी है और बीटा कैलकुलेट करना है, क्या करना है हमें, बीटा कैलकुलेट करना है। तो बीटा कैलकुलेट कैसे करेंगे अपन, देखिए आप, अब बीटा कैलकुलेट करने के लिए V फीडबैक क्या होता है, V फीडबैक V नोट इंटू बीटा, तो बीटा क्या आ जाएगा, V फीडबैक अपॉन V आउटपुट, V फीडबैक अपॉन V आउटपुट। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, बीटा जो है V फीडबैक अपॉन आउटपुट क्या है, तो बीटा यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, वैल्यूज आ गई। V फीडबैक हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या रखेंगे, V फीडबैक क्या है, फीडबैक के रूप में हमारे पास क्या प्राप्त होता है, आपको बताया था ये वाला पार्ट्स प्राप्त होगा, फीडबैक होता है। तो फीडबैक कहाँ से लेगा, इनपुट से लेगा I3 HIE और V नोट की वैल्यू कितनी है, माइनस का GM j ओमेगा C2 1 माइनस I2 अपॉन I1। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू। अब A बीटा करना है, A बीटा क्या आएगा, मल्टीप्लाई करना है I3 HIE और यहाँ क्या आएगा मेरे पास, GM Z ओमेगा C1, यहाँ हमारे पास आ जाएगा I1। ओके, I1 आ जाएगा वैल्यू, I माइनस 1 माइनस I2 अपॉन I1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज इट इज़ वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। A बीटा यानी A की वैल्यू है और ये मेरे पास आ गई, ये बीटा की वैल्यू है और ये मेरे पास किसकी आ गई, यहाँ पर A की वैल्यू, तो GM j ओमेगा C2 I1 माइनस I2, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो मेरे पास क्या बचेगा, A बीटा के रूप में बचेगा माइनस का GM, ओके, माइनस का GM HIE, माइनस का GM HIE I3 अपॉन I1। ओके, क्या बचेगा, I3 अपॉन I1। ओके, ये I1 है हमारा, ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास A बीटा के रूप में बच जाएगी। ओके, ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ क्या हो जाएगी, प्राप्त। अब क्या करेंगे, अब सिर्फ वैल्यूज़ को रखना है हमें I3 और I1 की, और I3 की वैल्यू हमने नोट की थी यहाँ पर 1 प्लस HIE j ओमेगा C1 इंटू
I2। ओके, तो I3 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। I3 की वैल्यू रखते ही ए बीटा क्या आ जाएगा, माइनस का GmHIE, यहाँ पर I3 की वैल्यू 1 प्लस HIE j ओमेगा C1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास I2 और अपॉन I1, तो ये क्या आ गई मेरे पास ए बीटा की वैल्यू, क्या आ गई ए बीटा की एज इट इज़ वैल्यू आ गई। अब डेरिवेशन जो है वो लास्ट स्टेप के अंदर है, अंतिम स्टेप के अंदर है, कुछ भी नहीं करना, हमने ए बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब देखिए, अब मेरे पास ए बीटा है, GM ये भी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास I2 और I1 की, यानी I2 और I1 की वैल्यू हमारे पास पड़ी है, हम एज इट इज़ पुट करेंगे। ए बीटा क्या आएगा, माइनस का GmHIE क्या आएगा 1 प्लस HIE j ओमेगा C1, और यहाँ इनटू के अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस HIE j ओमेगा C1 अपॉन के अंदर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC2 प्लस क्या आएगा j ओमेगा C1 C2 माइनस का ओमेगा क्यूब C1 C2 माइनस प्लस का HIE। ओके, और ये क्या आ जाएगी मेरे मल्टीप्लाई के अंदर। अब इस वैल्यू से इस वैल्यू कैंसिल, क्या आएगा माइनस का GmHIE 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC2 प्लस j ओमेगा C1 प्लस C2 ओमेगा क्यूब C1 प्लस C2 प्लस HIE। बड़े ही ध्यान से आपने स्टेप को कन्वर्ट करना है, बड़े ही ध्यान से आपने कैलकुलेशन करनी है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए बीटा की वैल्यू आ गई, ए बीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए जो इमेजिनरी पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको क्या करना है, जीरो के इक्वल पुट करना है। तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो के इक्वल पुट करते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इमेजिनरी पार्ट को जीरो के इक्वल करते, और HI जो था वो इनपुट हमारे पास था, HI इनपुट था, और इनपुट होते ही यहाँ C1 C2 है, मल्टीप्लाई के अंदर है C1 C2, देखिए। ओके, अब इमेजिनरी पार्ट को जीरो करेंगे, यानी C1 C2 माइनस का ओमेगा क्यूब C1 C2 ओके इज इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो आते ही हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर कैसे आएगा, तो यहाँ से ओमेगा हमारे पास एज इट इज़ है, तो यहाँ ओमेगा कॉमन लेंगे, C1 C2 माइनस का ओमेगा स्क्वायर C1 प्लस C2, ओमेगा क्या आ जाएगा जीरो के अंदर, तो ये हमारे पास स्टेप जीरो आ गया। ओके, अब इमेजिनरी पार्ट जीरो लेना है हमने, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा C1 प्लस C2 और C1 प्लस C2 एज इट इज़ ओमेगा स्क्वायर C1 प्लस C1 C2। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया C1 प्लस C2 एज इट इज़ C1 C2। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्या आ गई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। और यहाँ पर हमारे पास L भी था, क्योंकि L रह गया हमारा, L क्या आएगा इसके ब्रैकेट के अंदर, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी 1/। अब देखिए, अब यदि मैं इक्विवेलेंट मान लूँ, यानी C1 C2 को इक्विवेलेंट मान लूँ, तो यहाँ C लिख सकते हैं अपन LC, यानी रूट के अंदर LC। इस पूरे पार्ट को अगर C मान लिया जाए तो क्या आएगा, ओमेगा बराबर रूट LC आ गया हमारे पास। ओके, तो इसे कहा जाता है रेजोनेंस। ओके, अनुनादी आवर्ती। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यूज़ आ गई। ये क्या आ गई हमारे पास, ओमेगा की एज इट इज़ हमारे पास वैल्यू पुट ऑफ होगी। अब देखिए, ओमेगा की वैल्यू एज इट इज़ पुट होते ही हम क्या वैल्यू रखिए, आप किसके अंदर रखेंगे वैल्यू, यहाँ रखेंगे। तो वैल्यू रखते ही क्या होगा, AB है, यानी AB की वैल्यू माइनस GmHIE 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC2, ये जीरो है तो जीरो रख दिया हमने। फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो माइनस GmHIE, ये क्या आ जाएगा, माइनस का C2/C1 आ जाएगा। तो ए बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ए बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब ए बीटा की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ए बीटा क्या आ जाएगा GmHIE यानी VBE क्या आ जाएगा C2/C1 की वैल्यू एज इट इज़ हमारे पास पुटअप हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम जानते हैं वी नो डैट AB जो होगा वो कितने के किसके बराबर होता है, 1 के, यानी AB जो है वो इज इक्वल टू 1 होता है। AB किसके बराबर होता है, 1। अब देखिए, अब AB 1 है तो स्टार्टिंग में क्या होगा, हम स्टार्टिंग में ए बीटा है उसको 1 नहीं कर सकते, क्योंकि हमें परिपथ को स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई वैल्यू चाहिए। यानी AB जो होगा वो इस तरीके से लिखा जाता है, यानी ए बीटा जो होगा वो बड़ा होगा 1 से। पहले स्टार्ट करने के लिए, किसी परिपथ को स्टार्टिंग करने के लिए हमें कोई ना कोई उसके क्या देनी पड़ेगी, आवर्ती देनी पड़ेगी। तो हमने आवर्ती को दिया है, तो यहाँ से ए बीटा इज इक्वल टू 1, तो ए बीटा कितना है ये, तो GmHIE C2/C1 इज इक्वल टू 1, तो GmHIE क्या आ जाएगा, यहाँ से C2/C1 आ जाएगा। ओके,
C2/C1। तो ये क्या होगा, जो C2C1 है ये क्या कहलाते हैं, कोलपिट ऑक्सीलेटर के यानी कैपेसिटर कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो कोलपिट ऑक्सीलेटर है वो हमारे पास प्राप्त होता है, यानी HI की जो वैल्यू है वो C2/C1 के इक्वल होती है। ओके, तो ये बेसिक सा पार्ट था, सिर्फ कैलकुलेशन है, आपने कैलकुलेशन को कंसिडर करना है। कैलकुलेशन है, मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जिस तरीके से मैंने परिपथ निर्माण समझाया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैंने फुल डेरिवेशन करवाया आपको, फुल डेरिवेशन जहाँ तक संभव हो सका कैलकुलेशन हमने बोर्ड पर कंप्लीट की है। आप सिर्फ इस वीडियो को देखिएगा और एग्ज़ाम में डायरेक्ट लिखिएगा। ओके, एग्ज़ाम में डायरेक्ट छापिएगा, इस वीडियो को पूरा देखें आप। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताइएगा कि वीडियो किस तरीके का लेक्चर लगा आपको। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक में हमारी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप घर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।